Dear students, this is the second lecture on 12th science, that is topic number 1, rotational dynamics. In this lecture, we have to study about the dynamics of circular motion. तो इसमें दो चीज़ों की हम स्टडी करेंगे. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दो चीज़ों की स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. What is the centripetal force? You know that in a circular motion, this is a circular motion of a particle. This is called circular motion because the particle is performing a motion along the circumference of a circle. Therefore, this is called circular motion. This is the center of the circular path, and this particle is performing a circular motion in this direction. And this is the radius of the circular path. And radius vector, if this is a point O, and A is the position of the particle, then OA is the radius vector, and it is represented by vector R. Now let us here we discuss about the centripetal force. Centripetal force क्या होता है? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स काम करता है. उस पार्टिकल पर उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन काम करता है. जो एक्सेलरेशन उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होता है और उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो लिसन अगेन, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल and that acceleration directed towards the center of the circular path. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म करेगा जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा. और वह सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है. और जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे तो वह पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. और यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड आर is the radius vector which is directed from the center of the circular path to the position of the particle. This is the centripetal acceleration, and centripetal force is equal to, you know that force is equal to mass into acceleration. Therefore, this is minus m omega square r. यही है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स. ओके, नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है. लेट अस वी टॉक about the centrifugal force. आपने ये फील किया होगा कि जब किसी व्हीकल से आप ट्रेवल कर रहे होते होंगे तो जैसे ही व्हीकल टर्न होता है किसी कर्व्ड रोड पे, तो वहाँ पे जैसे रोड ऐसे जा रहा है आपका और कहीं पे जाके टर्न हो गया, ऐसे टर्निंग आया, ऐसे आपको जाके टर्न होना है. तो यहाँ आप फील करेंगे कि आपके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है. ऐसा आपको लगेगा कि हम बाहर की तरफ गिर रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक फोर्स काम करता है. वही जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. जब पार्टिकल या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है, कहाँ पे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, चाहे आउटवर्ड फोर्स है, इनवर्ड फोर्स है. और यहाँ हमने पहले ही डिस्कस किया सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? दिस इज ए रियल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, बट इट इज नॉट ए इमेजिनरी फोर्स. ये इमेजिनरी फोर्स भी नहीं है, रियल फोर्स भी नहीं है. लेकिन जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें all the forces means all the forces
means resultant force in that situation will be 0. So therefore you can say the sum of the real force, sum of all the real force and mr omega square is equal to 0, means sum of all the real forces and pseudo forces is equal to 0. तो रियल फोर्स आपको मालूम है कितना है, इसमें माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर है. तो स्यूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे इन केस ऑफ यूसियम, एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर omega square, where m is the mass of the particle which is performing a circular motion and r is the radius of the circular path and omega is the angular velocity. This is the magnitude, but in vector form this will be arrow here because the direction of this force will be away from the center of the circular path. Therefore here the sign is positive and this is directed towards the center of the circular path. Therefore sign is negative because the radius vector is directed away. तो यहाँ से एक क्लियर हो गया कि जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी यूसियम परफॉर्म कर रहा है तो उस वक्त जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. एम पार्टिकल का मास है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर रेडियस वेक्टर है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लेंगे कि ये रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है. इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर. नाउ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको हम यूसीएम कहते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक. हॉरिजॉन्टल ट्रैक का मतलब क्या हो गया, ऐसा रोड जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, लेबल हॉरिजॉन्टल है. तो ऐसे रोड की हम बात कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ से स्ट्रेट रोड जा रहा है और यहाँ पे टर्न हो जाता है, यहाँ से टर्न हो जाता है और फिर टर्न होके सीधा निकल जाता है. तो रोड के इस हिस्से को, इस पार्ट को हम कहेंगे सर्कुलर पाथ. और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे व्हीकल है तो वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. लेकिन यह रोड जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल जैसे आपका ये सरफेस दिखाई दे रहा है, रूम का जो फ्लोर है ये हॉरिजॉन्टल है. इस पर अगर स्पिरिट लेवल आप रखेंगे तो बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल बताएगा. तो ऐसे सरफेस को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस कहते हैं. तो यहाँ पे हम ये स्टडी करने वाले हैं यूसीएम के मदद से कि जब कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से होते हुए गुजरता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है. तो नाउ सपोज दैट, अब डायग्राम को मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ड्रा करता हूं जिससे आप समझ सकते हैं. नाउ कंसिडर दिस इज ए व्हीकल. यहाँ पे हमने एक व्हीकल को कंसिडर कर लिया. दिस इज ए व्हीकल, ओके, दिस इज ए व्हीकल. अब एक्चुअल जो डायग्राम है वो इस तरह का है. ये सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज ए सर्कुलर ट्रैक, ओके, दिस इज ए सर्कुलर ट्रैक. और व्हीकल यहां से होते हुए गुजर रहा है इस तरह से. इस सर्कुलर ट्रैक का ये अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये एक सर्कल बनाता है.
जिसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इसी सेंटर को हमने यहाँ कंसिडर किया है C। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ये है C। व्हीकल यहाँ पे है, ओके। तो व्हीकल को हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ R, ओके। अब यहाँ पे डायग्राम को ध्यान देंगे आप। दिस इज ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ and this vehicle is considered as a particle here which is a performing circular motion. तो therefore the mass of the vehicle is m। vehicle का mass कितना है, m है। तो therefore weight is mg and this weight is acting vertically downward, okay। now here a static force of friction is also acting between the surface of the road एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल। व्हीकल का जो टायर है वह रोड के सरफेस से लगा हुआ है। तो टायर और रोड के सरफेस के बीच एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कहेंगे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और यही स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हीकल को स्लिप होने से बचाएगा, इसलिए कि वहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ स्लिपिंग से बचाएगा। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है तो व्हीकल स्लिप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा रोड है जहाँ पे आप ट्रेवल करते हैं, तो रोड के ऊपर मोबिल ऑयल डाल दिया गया जिससे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। और जब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, व्हीकल वहाँ पे स्लिप हो जाएगा। और वहीं पे अगर रोड के सरफेस को बिल्कुल रफ बना दिया गया, रफ अगर बना दिए तो उस वक्त क्या होगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब इंक्रीज होगा तो वहाँ पे आप व्हीकल को ज़्यादा स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं। तो दिस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs प्रोवाइड्स द सेफ मोशन एंड दिस ड्यू टू दिस vehicle does not thrown off or does not slips from the track of the road, okay। now here also a force is acting, that force is the normal reaction। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रोड के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ रोड का सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा और वेट डाउनवर्ड होगा एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो यहाँ तीन फोर्सेस हमने कंसिडर कर लिया। एक तो हो गया वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसके साथ आपको ये भी मालूम है कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करता है। यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा यही स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा जिससे व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो देयरफॉर यू कैन कंक्लूड हियर द नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस द वेट। नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करेगा या वेट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, मतलब एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। तो n इज इक्वल टू mg, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो Fs इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो देयर आर टू रिलेशंस। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, लेकिन जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, इसलिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है जो व्हीकल को स्लिप करवाएगा, तो उसको बैलेंस कर लेगा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो देयरफॉर Fs अपॉन n इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, m से m कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। नाउ आल्सो यू कैन राइट, यू नो दैट mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये mv स्क्वायर बाई r के बराबर भी होता है, जहाँ पे v लीनियर स्पीड होता है, mv स्क्वायर बाई r। तो अगर ये पार्ट आप लेते हैं तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r को हम mg से डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन rg। तो Fs अपॉन n इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाई g एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। Now what is Fs? Fs is the static force of friction, and when the speed of the vehicle goes on increasing, the static force of friction also goes on increasing. जब हम व्हीकल के स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कर्व रोड पे हम अगर चाहें तो 100 की स्पीड से व्हीकल चला सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, और मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है वो रोड के ऊपर डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है, रोड किस मटेरियल का बना हुआ है, ये सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैविंग ए मैक्सिमम लिमिट एंड दैट लिमिट इज नोन एज Fs मैक्सिमम। Fs मैक्सिमम, डू यू अंडरस्टैंड? मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करता है अगर व्हीकल की स्पीड इंक्रीज की जाती है तो, जिससे हम सेफ मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और उस वैल्यू को हम बोलेंगे Fs मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस इज द coefficient of static friction and n is the normal reaction. So therefore you can write here Fs maximum upon n is equal to mu s, okay. So by this expression you can find what should be the maximum speed of the vehicle on that circular track which is horizontal. So therefore substituting this one and therefore you can write Fs maximum upon n is equal to V maximum upon Rg। अब V मैक्सिमम क्या है? V मैक्सिमम ये है कि उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर हम मैक्सिमम कितनी स्पीड से मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देयरफॉर using this relation, because this is square, therefore this is square and this is equal to you know that this is equal to mu s, एक्सप्रेशन में अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो देयरफॉर mu s इज इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन rg। तो देयरफॉर v मैक्सिमम इज इक्वल टू mu s इंटू rg। तो देयरफॉर V maximum is equal to
अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। तो इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी व्हीकल के सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मैक्सिमम स्पीड इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम व्हीकल को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे ड्राइव करते हैं तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि रोड के ऊपर पानी पड़ा हुआ है तो वैसे कंडीशन में ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। उस वक्त हम उतनी फास्ट स्पीड से व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते हैं जैसा बाकी सीजन में करते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अप एंड डाउन कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे हैं। पहला एप्लीकेशन हमने देखा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। सेकंड एप्लीकेशन है वेल और वॉल ऑफ डेथ, जिसको कहते हैं मौत का कुआं। अगर आपने सर्कस देखा होगा तो सर्कस में मोटरसाइकिल लेके और एक ग्लोब होता है जिसे कि स्फेरिकल होता है जो बाहर से दिखाई देता है, ऐसा ग्लोब होता है जो बाहर से दिखाई देता है। इसमें मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से अपना बाइक लेता है और ये एग्जैक्टली ऐसे गोल होता है, तो ऐसे वो सरफेस के ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे अपना बाइक दौड़ाने लगता है ऐसे। या फिर एक कुआं है, वेल है, वेल, और उसमें कोई बाइक लेके जाता है स्टंट करने वाला और वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में उस वेल के अंदर अपनी बाइक को दौड़ाने लगता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो यह स्टंट इसके अंदर फिजिक्स क्या है, व्हाट इज इनसाइड द फिजिक्स, लेट अस हियर वी स्टडी द फिजिक्स इनसाइड दिस स्टंट। नाउ एनी बाइक or any vehicle which is performing a circular motion exactly in horizontal in that well during the stunt. Now consider here the vehicle. तो व्हीकल का मास कितना होगा, जिसे बाइक अगर है तो उसका मास कितना है, m है। तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दिस इज द वेट। इस व्हीकल को नीचे स्लिप होने से कौन सा फोर्स बचाएगा, वह फोर्स है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपवर्ड होगा। तो दो फोर्सेस समझ में आया, एक फोर्स हो गया वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which prevents the vehicle to slip in the horizontal direction. व्हीकल को हॉरिजॉन्टल व्हीकल को डाउनवर्ड स्लिप होने से जो फोर्स बचाएगा वह है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज Fs। और एक फोर्स और काम करेगा, वह फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। देखिए बाइक यहाँ पे इस तरह से है, ऐसे दौड़ रही है बाइक, तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसके लिए ये रोड का काम करेगा, दिस विल बी एक्ट लाइक ए रोड, और ये आपका बाइक है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वह टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा, टुवार्ड्स द सी। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब ये तीन फोर्सेस पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि बाइक यहाँ पे स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि अपवर्ड जो फोर्स है वह डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि Fs इज इक्वल टू mg या mg इज इक्वल टू Fs। ओके। और दूसरी जो चीज़ है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन n is equal to mr omega square and this is equal to
mv square by r, because we are taking the magnitude of the centripetal force, that is mr omega square, and this is equal to mv square by r, and this is equal to normal reaction n. तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए, mv square by r, that is mr omega square is equal to normal reaction, और जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी वक्त कांस्टेंट काम करेगा। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हीकल के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप देख रहे हैं कि अगर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट से कम है तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि व्हीकल नीचे गिर जाएगा। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस वेट के या तो बराबर होना चाहिए तभी जाके ये बैलेंस करेगा। तो और ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज करेगा, जब व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है, और वह कितनी है, द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू एस एन, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो देयरफॉर इट शुड बी आइदर लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एन। ओके, एफ एस इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एन। तो एफ एस की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे और एफ एस हो जाएगा एम जी, एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एन। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ हम म्यू एस ले लेंगे और एन की वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, एम से एम कैंसल हो जाएगा, एंड देयरफॉर यू कैन राइट जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आर जी इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू वी स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर वी स्क्वायर, अब म्यू एस को आप लेफ्ट में ले लीजिए, तो देयरफॉर आर जी अपॉन म्यू एस इज लेस देन आर इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, इट मीन्स v square is greater than or equal to rg upon mu s. तो therefore v is greater than or equal to under root rg upon mu s। ये रिलेशन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, इसलिए कि हम अगर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो हमारी स्पीड कुछ ना कुछ अच्छी स्पीड होनी चाहिए। अगर लोअर स्पीड है तो जाहिर सी बात है कि अपवर्ड फोर्स कम हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त व्हीकल तो नीचे ही गिरेगा। तो हम व्हीकल को गिराना नहीं चाहते हैं, हम स्टंट करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो स्पीड है वह उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम कुछ स्पीड होनी चाहिए, और उस मिनिमम स्पीड को हम कहेंगे वी मिनिमम। तो हमारा मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पीड अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी आइदर इक्वल टू आर ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस। ओके, इससे या तो ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उस वक्त क्या होगा, जो व्हीकल है वो स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन से आप मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए जो व्हीकल को बैलेंस करेगा। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन राइट normal reaction minimum is equal to m, that is a constant, and v minimum square upon r. Okay, this is the normal minimum normal reaction which balances the vehicle. अब इसमें एक चीज़ आप ये भी देख रहे हैं कि इसके पहले एक्सप्रेशन में हमने जो स्टडी किया था, रोड बैंक्ड नहीं था, मतलब रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था। तो उस वक्त स्पीड ऑफ द व्हीकल मैक्सिमम कितनी हो सकती है उस रोड पे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ रोड हॉरिजॉन्टल नहीं है, रोड वर्टिकल दिख रहा है, मतलब ये रोड बैंक है, बैंक किया हुआ है, बैंक्ड किया हुआ है। बैंकिंग एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है।
तो स्पीड ऑफ द व्हीकल हम सेफ स्पीड को बैंकिंग एंगल से भी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो आगे हम स्टडी करेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। या बैंकिंग ऑफ द रोड। नाउ दिस इज एग्जांपल, दिस इज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है वह जो अभी जो हमने एप्लीकेशन का स्टडी किया, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, जहाँ पे कोई मोटरसाइकिलिस्ट है या कोई व्हीकल लेके और स्टंट को परफॉर्म करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, a motorcyclist to be treated as a point mass is to undertake horizontal circles inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 meter. Coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4. Calculate the minimum speed and frequency necessary to perform the stunt. यूज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक वेल है जिसको हम बोलेंगे मौत का कुआं, जिसमें स्टंट करना है किसी मोटरसाइकिलिस्ट को। तो यहाँ जो वेल है उसमें ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, उसी पे उसको मोटरसाइकिल अपनी दौड़ानी है, तो स्टंट जाके उसका पूरा होगा। तो ऐसे इसको गोल गोल अपने बाइक को घुमाना है। तो यहाँ पे हम उसके बाइक को मास से कंसीडर कर ले रहे हैं, पॉइंट मास है, m है, और उसको इस सरफेस में घुमाना है। ओके, तो बाइक मोटरसाइकिल नीचे ना गिरे इससे स्लिप होके, इसके लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए, और वो उसके लिए जो स्पीड ऑफ द व्हीकल है हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसकी एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, जिसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है। और हमने एक्सप्रेशन क्या डिराइव किया था कि v मिनिमम इज इक्वल टू कितना, √RG अपॉन म्यू एस, √RG अपॉन म्यू एस। R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी दिया हुआ है, और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि दिया हुआ है, दैट इज़ 0.4। तो गिवन क्वांटिटीज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे दो ही चीज़ें दी गई, एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस दे दिया गया है, और ये रेडियस दिया गया है जो कि 4 मीटर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया हुआ है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस सम को। नाउ R दिया हुआ है, दैट इज 4 मीटर, म्यू एस दिया हुआ है, दैट इज 0.4, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास सूटेबल फार्मूला है, v मिनिमम इज इक्वल टू √RG अपॉन म्यू एस। यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R ऑलरेडी SI यूनिट में दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, और G ये भी SI यूनिट में दिया गया है, दैट इज 10, और म्यू एस यूनिटलेस है, दैट इज 0.4। This is equal to √ this will be 400 divided by 0.4,
तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 400 हो जाएगा। 400 4 इंटू 10 40 डिवाइडेड बाय 0.4, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और ये हो जाएगा 4, तो दिस विल बी √100। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा और यूनिट स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, तभी ये स्टंट परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट, द फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में कितना परफॉर्म करेगा। ये जो बाइक है स्टंट के दौरान 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा। तो नाउ लेट अस वी यूज द एक्सप्रेशन V minimum, V is equal to you know that R omega and omega is equal to 2 pi n, ये होता है R ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो 2 पाई n, ये ओमेगा की वैल्यू हो गया तो 2 पाई R n, n क्या है फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम लिखेंगे मिनिमम, इसलिए कि ये स्पीड हमारी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम होगी। तो देयरफॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V मिनिमम अपॉन 2 पाई R। ओके, R ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम स्पीड हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 10, तो दिस विल बी 10 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और R कितना है 4 है, तो देयरफॉर दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नियर अबाउट होगा 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड।